हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का प्री बस आ ही गया, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 13 अगस्त से आपके प्री एग्जाम स्टार्ट हैं। तो अभी के टाइम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, कैसे मॉक्स में अपने मार्क्स इंक्रीज करें और किस तरीके से सही तरीके से मॉक्स को अटैम्प्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि जब इतने कम दिन रह जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो होती है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स गेट गोइंग। सबसे शुरू में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी मेरे प्रिपरेशन के दिनों में, जो मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित हुई। और मैं आपको आगे ये भी बताऊँगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स कमिट करी, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये करना है, जैसे कि आपके 20-30 डेज बाकी हैं, तो आपको हर दिन 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं। दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, एक आप न्यू टेस्ट ले लीजिए, या एक दिन आप दोनों प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, अगले दिन आप न्यू ले लीजिए। और जो भी लाइव मॉक्स हो रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि एक्चुअल में क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है। ठीक है। तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ एक ले लीजिए, और जो भी फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं आप उनको लीजिए, और जो भी लाइव टेस्ट हैं। तो फ्री टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लेनी है, तो जो मैंने यूज़ करी थी ऑफकोर्स टेक्स्ट बुक। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यूज कीजिए मेरा कूपन कोड KRASO और लीजिए टेक्स्ट बुक पास प्रो एट जस्ट ₹571, जहां आपको मिलेंगे 800 प्लस एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस एयर पेपर टेस्ट, री अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड। और अगर आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और बेटर करना चाहते हैं तो लीजिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मेरा कूपन कोड यूज करके KRASO एट जस्ट ₹703, जहां इन सब चीजों के साथ आपको मिलेगा 10,000 प्लस स्टडी नोट्स और रियल टाइम डाउट सपोर्ट। अब देखो, डाउट तो कभी टाइम देखकर आता नहीं है, तो रात के 2 बजे भी अगर डाउट आए तो टेक्स्ट बुक पे आइए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। अब अपनी पढ़ाई में इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं, वो वेस्ट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप रियल कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे आपको एक बेस्ट एनालिसिस मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक्स, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का डिटेल डिस्क्रिप्शन, पर क्वेश्चन आप कितना टाइम ले रहे हैं, आपकी रैंक कितनी है, रैंकर्स के साथ कंपैरिजन में आप देखेंगे कि आप कैसे अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि एसएससी ने अपने पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए एआई जनरेटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो टेक्स्ट बुक ने भी एआई जनरेटिव टेस्ट निकाले हैं। एसएससी से जितना क्लोज टेक्स्ट बुक के टेस्ट हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक पे आइए, मेरा कूपन कोड KRASO यूज कीजिए, 12% डिस्काउंट पाइए और बेस्ट तैयारी में लग जाइए। तो जैसे कि आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले ली अच्छी सी, एक या दो, जो भी आपको, जैसा भी आपको सूट हो। सेकंड इज़ एनालिसिस। आपको 2 ही टेस्ट देने हैं, आपको 5-6 टेस्ट नहीं देने एक दिन में, आपको सिर्फ 2 ही टेस्ट देने हैं, और 2 टेस्ट का आपको पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करना है। लिसन, एनालिसिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपके टेस्ट का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस कैसे करेंगे? अगर आपको एक दिन में 2 मॉक्स लगाने हैं तो पहला मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस उसी समय कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मैं दोनों टेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद उसका एनालिसिस करूँगा। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अभी टेस्ट देंगे उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे तो जो अगला टेस्ट आप देंगे उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा उस एनालिसिस का, क्योंकि क्वेश्चन समहाउ रिपीट होते ही हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किसी भी अलग तरीके से पूछा जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में। तो आपको एनालिसिस उसी समय कर लेना है, क्योंकि आपकी मेमोरी फ्रेश रहेगी। आपने जो क्वेश्चंस किए आपको याद होगा कि अभी अभी तो मैंने किए थे। तो एनालिसिस के लिए वेट मत कीजिए, जैसे ही पेपर हुआ थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर एनालिसिस में लग जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या क्या करते हैं और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा, जिनसे मैंने एक लेसन सीखा कि मुझे वो नहीं करनी है। तो आई विल टेल यू दोज मिस्टेक्स, ताकि आप लोग फ्यूचर में वो मिस्टेक्स कभी ना करें। फर्स्ट इज नॉट अटेम्प्टिंग मेनी मॉक्स। देखो क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो काइंड ऑफ एक फेयर होता है, एक फेयर ऑफ रियलिटी कि क्या पता मुझे इतना ना आता हो, क्या पता मेरा प्रिपरेशन अच्छा ना हो। तो आप मॉक देने में आपको ना डर लगने लग जाता है, आप काइंड ऑफ ड्रेड करने लगते हो कि यार मॉक दे दिया तो पता चल जाएगा कि पता नहीं वेयर डू आई स्टैंड इन दिस कॉम्पिटिशन। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किससे झूठ बोल रहे हो? आप खुद से झूठ बोल रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग गूगल यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग आंसर देख लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आके क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको आंसर्स देख के, कैलकुलेटर यूज़ करके आपको क्या ही फ़ायदा होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मॉक्स में कितना भी स्कोर कर लें, क्या आपका जॉब उससे मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आप कहीं पे भी डिसऑनेस्ट हो। आपको बहुत ही ट्रूथफुल रहना है खुद से, आपको अपनी प्रिपरेशन से बहुत ट्रूथफुल रहना है। तो ये मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट करें और बहुत ही ऑनेस्टी से मॉक्स अटेम्प्ट करें। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है फ़ोन पे मॉक्स देना।
आई नो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आपके पास फ़ोन है, बट आप कुछ भी कीजिए, आप साइबर कैफ़े जाके यूज़ कीजिए, आप किसी फ्रेंड का लैपटॉप यूज़ कीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है एक रियल आपको एक्सपीरियंस हो कि एग्ज़ाम में किस तरीके का आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि फ़ोन पे आप बहुत ही फास्ट हो सकते हैं, फ़ोन इज़ वेरी क्विक। लैपटॉप में आपको पता चलेगा कि माउस आपको कर्सर कहाँ लेकर जाना है, फिर आपको किस तरीके से पढ़ना है, एक बड़ी स्क्रीन पे पढ़ना है, एक फ़ोन में पढ़ना, बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फ़ोन्स में आप ऐसे दे सकते हैं कभी कभी मॉक्स, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा अगर आप 2 मॉक्स दे रहे हैं एक दिन में, तो 1 मॉक आप ज़रूर लैपटॉप पे ही दीजिए, कंप्यूटर पे ही दीजिए। थर्ड इज मेक इट अ मसल मेमोरी। टेस्ट देने को एक मसल मेमोरी बनाइए कि आप सुबह उठ के एक टेस्ट दीजिए। जैसा कि आपको पता है टेस्ट क्या क्या टाइम्स पे होते हैं, एक सुबह का टाइम होता है, एक आफ्टरनून टाइम होता है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट को एडजस्ट कीजिए। घर पे भी, घर पे उस तरीके का माहौल बनाइए कि आप जैसा वहाँ पे टेस्ट देंगे उसी तरीके का आप घर पे टेस्ट देके देखिए, विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट कोई भी रिलैक्सिंग या पॉज करके रिलैक्स कर लिया, पॉज करके पानी पीने चले गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उसी दौरान सब कुछ करना है। अगर आपका एग्जाम 1 घंटे का है तो आपको 55 मिनट समझ के अपना एग्जाम घर पे करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका और भी डिस्ट्रैक्शन होगा, इन्विजिलेटर्स घूम रहे होंगे, आपको दूसरों के क्लिकिंग क्लैकिंग की आवाज़ आएगी, आप कभी किसी और को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए घर पे आप उसको एक मसल मेमोरी बनाइए, ताकि वहाँ जाके आपको काफ़ी नॉर्मल लगे कि ये तो मैं घर पे भी करती हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील। वहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वही है, वैसा ही मॉक टेस्ट है, तो आप काइंड ऑफ उतना ही स्कोर करेंगे जितना आप घर पे स्कोर करते हैं। वैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऐसा होता नहीं है, हमेशा आपके मार्क्स मोर और लेस कम ही आते हैं, या तो पेपर बहुत ही आसान हो जाए तो आपका मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वैसे आप एक घर के इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम दे और एक उस इन्वायरमेंट में एग्जाम दे तो पैनिक और एंग्जाइटी उन सबको मिलाकर आपके मार्क्स हमेशा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज ओवर कॉन्फिडेंस। आप कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, आपको लगता है ठीक है ये तो मैं जब एग्जाम होगा तब कर लूँगा, अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर आप जब मार्क्स आपके आते हैं तो आप उसमें जोड़ देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कर लेती तो मेरे मार्क्स इतने आ जाते। ऐसा मैं भी किया करती थी, मुझे भी लगता था कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये कोई बात नहीं, अभी गलत हो गया सिली मिस्टेक के कारण, वहाँ मैं गलत नहीं करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ आप ज़रूर गलत करेंगे ये, और ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होंगी। घर पे अगर 5 हो रही है वहाँ पे 6-7 भी हो सकती हैं। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आसान है तो भी उसको करिए, अगर आपने वो गलत कर दिया तो उसका एनालिसिस भी करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप ईजी क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, तो आप सिली मिस्टेक्स कम से कम करेंगे। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग। हम स्किप ही नहीं करते हैं क्वेश्चंस। अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसको स्किप करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको एक आर्ट क्यों कहते हैं, क्यों ये एक आर्ट है? बिकॉज कोई भी घर जाके 25 में से 25 सवाल मैथ्स के कर सकता है, रीजनिंग के 25 सवाल कर सकता है। एग्जाम के माहौल में अगर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, दैट इज़ द रियल डील। तो आपको क्वेश्चन स्किप करना सीखना है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर मैंने कोई एक टॉपिक है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने उसको बहुत ही 100% घर पे प्रिपेयर किया हुआ है, तो अगर वो क्वेश्चन में आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं करके ही रहूँ, भले ही वो कितना ही बड़ा हो, उसमें न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा हो, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो, तो मेरे ईगो पे बात आ जाएगी कि ये मुझे अभी के अभी करना है। मैं ईगो की वजह से उसको स्किप नहीं करूँगी और उसमें मेरे 4-5 मिनट लगे जा रहे हैं, स्टिल आई एम डूइंग इट। मुझे पता है कि ये तो मैं करके ही रहूँगी, मैंने घर पे ही किया है। तो ईगो की वजह से आप क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाते हैं, या आपको लगता है कि आपने इसमें सीरियसली आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन करना ही है, अदरवाइज आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। स्किपिंग डज नॉट मीन लीविंग। उस क्वेश्चन को उस समय के लिए स्किप कीजिए, मार्क एज रिव्यू कीजिए, और जब आपके सारे ईजी क्वेश्चन हो जाएं तब आप उन पर आइए और उन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर आप CISI का कोई टफ क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस का कोई इजी क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रीजनिंग में मिरर इमेज जैसा इजी क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो वाई बॉदर अबाउट 1 हार्ड क्वेश्चन जिसके टाइम में आप 5 ईजी सवाल कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को स्किप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर वापस कभी नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स आप सारी इजी क्वेश्चंस कर लेंगे तो उनका नंबर आ जाएगा, तब उनको कर लीजिए। तो स्किपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एक चीज़ है जो आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। मुझे भी स्किप करना नहीं आता था, तो मैं क्वेश्चंस करती ही रहती थी, लगातार मैं एक के बाद क्वेश्चन करने बैठती थी और सारे कर देती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा टाइम ओवर हो गया लेकिन अभी भी मेरे 10 सवाल बाकी हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं बिकॉज मुझे स्किपिंग नहीं आता था। फिर मैंने सीखा कि ईगो पे नहीं लेना है, क्वेश्चंस को स्किप करना है। तो येस, स्किपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एक और कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो टाइम से पहले नहीं पहुंचते हैं। वो बिल्कुल टाइम जब ख़त्म होने वाला होता है एग्ज़ाम का, वो तब जाके पहुंचते हैं, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एक एंग्जाइटी मोड में चले जाएंगे, उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छा खासा टाइम लेके एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है, बहुत ही रिलैक्स्ड रहना है वहाँ पर, बहुत बिल्कुल भी केओटिक माहौल नहीं होना चाहिए। और आपको क्या नहीं करना है, आपको वहाँ जाके सो नहीं जाना है। जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 1-1.5 घंटा होता है आपके पास। अगर आप अंदर जाके बैठ जाते हैं तो आप लेज़ी हो जाते हैं, हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको अपना माइंड एक्टिव रखना है। आप चाहें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप थोड़ा एक्टिव रहिए, आप इधर उधर देखिए, आप थोड़ा एक जोन में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको उसके बाद एग्ज़ाम देना है। नहीं तो आप एकदम स्टार्टल हो जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम शुरू होगा, आपका माइंड उस चीज़ को रजिस्टर करने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए अपने माइंड को एक्टिव रखिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, कुछ आपको अगर नोट करना है, कुछ टेबल्स याद करनी है, कुछ आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, तो आपको ये सब उस समय आप कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है। पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स ही रहना है, बट लेज़ी नहीं होना है आपको। बी एक्टिव। तो ये तो बात हो गई जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, जो मैंने कमिट करी। अब हम बात करेंगे, हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि सीरियल क्या होना चाहिए एग्ज़ाम देने, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का। तो हर किसी का अपना अपना सीरियल होता है। मैं ये कहूँगी कि आपको कोई किसी का भी सीरियल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप खुद का खुद बनाइए कि आपका क्या सीरियल होना चाहिए। जैसे कि मेरा था, जैसे कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो मैं हमेशा इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट करती थी। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आपको वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। अब 5-10 मिनट के अंदर अगर आप इंग्लिश के सारे सवाल कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि ओके 25% ऑफ द पेपर इज़ डन, और अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। तो आपको एक काइंड ऑफ बूस्ट मिलेगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम देने के टाइम। अगर आप लो कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आप ईजी सवाल भी गलत कर देंगे, या आप पैनिक रहेंगे, आप कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स करते रहेंगे। तो आपको अपना सीरियल खुद डिसाइड करना है, आपको किसी का भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग मॉक्स को अलग अलग सीरियल में देखिए। पहले मैथ्स पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, और एक बार इंग्लिश को पहले अटैम्प्ट करके देखिए, इस तरीके से। और बहुत टफ पार्ट को एंड के लिए भी नहीं रखना है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे कम होता जाएगा आप पैनिक होते रहेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि जब जो आपका सबसे इजी या जो आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिसमें, उसको पहले रखिए, फिर थोड़ा लीस्ट कॉन्फिडेंस और जो टफ पार्ट है उसको बीच में रखिए, फिर जो मॉडरेटली उससे ईजियर है उसको लास्ट में रखिए। तो इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, आई थिंक ये काफ़ी सही तरीका होता है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का। बट अगेन ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, आप खुद से अपना रूल बनाइए और देखिए कि आपके लिए क्या वर्क करता है। नाउ वील टॉक अबाउट हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ सैचुरेशन। जो आपका एक सैचुरेट हो जाता है, आपके 120-130 मार्क्स का जो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो हर किसी की लाइफ में आता है। हर किसी का एक बार ऐसा होता है कि 200 में से उनके 120 आते हैं, 130 आते हैं, और उससे ज़्यादा बढ़ते ही नहीं हैं। तो इस समय आपको एक मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, कि आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कंप्लेसेंट, इट इज़ अ वेरी फेमस इंग्लिश एसएससी वर्ड। इसका मतलब होता है संतुष्ट नहीं हो जाना है आपको, कि ठीक है इतने मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ जाके भी इतने आ जाएंगे और मेरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके का टारगेट मत सेट करिए कि अगर घर पे 130 आ रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। नो, आपको कोई टारगेट नहीं सेट करना, आपको हमेशा एक्सेलेंस के लिए ऑप्ट करना है, आपको अच्छे से अच्छा लाना है मार्क्स। तो ये जो 120 और 130 वाला जो जोन होता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें या तो आपका क्लियर हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, है ना। आपका कट ऑफ इसी के अराउंड आता है, तो आपको कभी भी बॉर्डर पे नहीं रहना है, आपको एक एज हमेशा बना के रखनी है। तो इस चेन को कैसे तोड़ा जाए वो मैं आपको बताती हूँ। 1, डिटेल्ड मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस ही आपको बचा सकता है इस सैचुरेशन से। अगर आप मॉक्स पे मॉक्स देते रहेंगे, वही आप गलतियां करते रहेंगे, वही आप सवाल सही करते रहेंगे, तो आपके मोर और लेस हमेशा उतने ही मार्क्स आते रहेंगे। अगर आपने मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस कर लिया और उसको अपनी मॉक्स की टेक्निक में इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो फिर आपके मॉक्स के एग्ज़ाम बढ़ेंगे। हो सकता है 3-4 टेस्ट में ना बढ़े, 5वें में ना बढ़े, लेकिन अगर आपने 7-8 टेस्ट का एनालिसिस कर लिया तो 11वें टेस्ट में आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। दैट इज़ अ गारंटी। बट अगेन आपको ट्रूथफुल होना है अपनी प्रिपरेशन से, आपको अच्छे से मॉक एनालिसिस करना है, आपको रिविजन ज़रूर करना है, तो ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एक और तरीका है अपने मार्क्स बढ़ाने का और अपनी स्पीड को और फास्ट करने का, वो है एलिमिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको एक्चुअल में करना नहीं पड़ेगा, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट लगाकर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर प्रॉपर वैल्यूज़ में है, अगर वो अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आप डिजिटल सम लगाइए। आपको अगर कोई भी आप यूट्यूब वीडियो लीजिए, वहाँ पे आप डिजिटल सम को अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लीजिए,
फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको डिजिटल सम एक्चुअल में लगाना है और किस में नहीं लगाना है। डिजिटल सम से आप कोई सवाल जो 1 मिनट में हो रहा होगा वो आप 5 सेकंड में कर पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा आपको एक एज मिलेगा। तो आप बाकी क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर यूनिट डिजिट और सेम गोज़ फॉर इंग्लिश में भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड आ गया है, कोई भी वर्ड मीनिंग आ गया है, जैसे कोई वर्ड आया है कैनिबल, कैनिबल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, दैट इज़ अ कैनिबल। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो आंसर है उसका वर्ड मीनिंग है वो एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं होगा, वो उससे मिलता जुलता होगा। तो मीनिंग जो ऑप्शंस है उसमें ये भी हो सकता है कार्निवोरस, बाकी 3 ऑप्शंस वेजिटेरियन चीज़ों से जुड़े होंगे जैसे हर्बीवोर या फिर वेजिटेरियन। तो आपको एलिमिनेशन करना है यहाँ पर, आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं कार्निवोरस और कैनिबल का कोई लेना देना नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि इसके क्लोजेस्ट क्या हो सकता है। तो आपको एलिमिनेट करना है जो 3 चीज़ें एक उसमें आ रही हैं, एक पैटर्न है और जो चौथी चीज़ जो ऑड वन आउट है, मोस्टली वो ही आंसर होता है। तो आपको ये जो रीजनिंग में जो आप ऑड वन आउट करते हैं ना, वो आपको इंग्लिश में भी ऑड वन आउट करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, तो भी आप उनको बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। और आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं टॉपर्स की टेक्निक्स को यूज़ करके। जैसे कि अगर आप कोई मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें जब आप एनालिसिस करेंगे तो नीचे एक उन्होंने खुद से जो एक टेक्निक बताई होगी वो एक फास्ट टेक्निक होगी, तो आपको अगर वो आप यूज़ करेंगे, ये भी आपको एक एनालिसिस में ही करना है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट कर रहा है और क्या एक टॉपर कर रहा है, तो इन चीज़ों में जो डिफरेंस है वो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ में दिखेगा। तो आपको वहाँ पे जाके अपना एनालिसिस करना है और जो भी आपको ट्रिक्स पता चल रहे हैं वो आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपके लिए वर्क करता है। ज़रूरी नहीं आप नोट्स ही बनाएं, स्क्रीनशॉट्स किसी किसी के लिए वर्क करता है, ज़रूरी नहीं आप हर जगह लिखें या आप बोर्ड्स पे लिखिए या आप चार्ट्स बना लीजिए, वट एवर वर्क्स फॉर यू। So now coming on to the last part and the most important part of this video, mock test analysis. अगर आप मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका बार बार मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी क्या टेक्निक थी मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए, मैं उसको बोलती थी 4 क्वेश्चन टेक्निक। आपको 4 तरीके के सवाल हमेशा नोट डाउन करने हैं या फिर आपको उनको हमेशा रिवाइज करना है। क्या है वो 4 सवाल? फर्स्ट पार्ट इज़ जो क्वेश्चंस आपके सही हैं और आपकी टेक्निक गलत थी, मतलब आपने वो क्वेश्चन सही तो करे हैं तो आप सोचेंगे कि उनका एनालिसिस करने का क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि आपने उसमें एवरेज से ज़्यादा टाइम लिया है, तो एक्चुअल में आपने उसको सही नहीं किया, आपने ज़्यादा टाइम लिया है तो आपका काइंड ऑफ नुकसान हुआ है। क्या पता आप उसमें कोई ईजी सवाल कर लेते। तो क्वेश्चन इज़ करेक्ट बट योर टेक्निक इज़ रॉन्ग, तो उसमें आपको ज़रूर एनालिसिस करना है कि इसकी क्या एक ईजियर और एक क्या फास्टर टेक्निक हो सकती थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करना है या फिर उनको स्क्रीनशॉट लेके एक सेपरेट फोल्डर बना लेना है। द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया लेकिन आपका टेक्निक सही था। ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, ये सबसे डेंजरस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें आप सोचेंगे कि इसमें एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, ये तो मुझे आता था, बस मैंने इसमें सिली मिस्टेक कर दी। पर नहीं, आपको इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से नोट डाउन करना है कि इसमें आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि आपने सिली मिस्टेक करी। या तो कोई कैलकुलेशन आपने ऊपर नीचे कर दी, या आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया, आपसे कुछ कोई भी एक चीज़ आपने कैलकुलेट नहीं करी या आपने उसको कंसिडर नहीं किया जो आपको कंसिडर करना था। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको नोट करना है। या तो आप एक ही नोटबुक के 4 पार्ट्स कर लीजिए और ये वाले क्वेश्चंस नोट डाउन करना शुरू कीजिए और इनका रिविजन जरूर कीजिए। अगला टेस्ट देने से पहले आप रिवाइज कीजिए कि पिछले टेस्ट में आपने ये जो 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा हुआ है। थर्ड कैटेगरी इज कि आपका क्वेश्चन भी गलत था और आपको उसकी टेक्निक भी नहीं आती थी। तो ये तो उस तरीके का क्वेश्चन हो गया कि जहां आप लैग कर रहे हैं, जो आपने फील्ड प्रिपेयर ही नहीं किया है, जो आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर ही नहीं किया है, वो है ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली इसका तो आपको एनालिसिस करना ही है। तो आपको इसके सोल्यूशन में जाके आपको देखना है कि इसका क्या सही तरीका था, और आप पूरा चैप्टर ही क्या पता आपने नहीं किया हो तो आपको वो वाला चैप्टर कवर करना है। तो दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। एंड फोर्थ कैटेगरी इज क्वेश्चन आपको आता था लेकिन आपने स्किप कर दिया बिकॉज इट वॉज टाइम टेकिंग। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस तो स्किप करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो आप स्किप करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो टेक्निक पता होती है वो थोड़ी टाइम टेकिंग ज़्यादा होती है, लेकिन सोल्यूशन में एक टेक्निक होती है जो काफ़ी ईजियर होती है या उसमें कोई ट्रिक्स बताई होती हैं। तो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करना है जिसकी कोई ट्रिक हो या फिर कोई ईजियर वे हो, आपको नहीं आता हो, आपको बहुत ही लंबा कोई बेसिक से आपको कोई चीज़ आती हो और आपको वो ट्रिक नहीं पता हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। मैं तो कहूँगी आप एक छोटी सी नोटबुक अलग बना लीजिए फॉर ट्रिक्स। जो भी आपको समझ आती हैं वो वाली ट्रिक्स उसमें ज़रूर लिखिए, क्योंकि ट्रिक्स ही है जो एक्चुअल डिफरेंस मेक करेगी। क्योंकि ट्रिक्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेंगे और आपका मैथ्स और रीजनिंग
काफ़ी आसानी से जल्दी हो जाएगा अगर आप ट्रिक्स की तरीके से करेंगे। आई नो ट्रिक्स को याद करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर अगर आप बहुत सारे सवाल उस तरीके के कर लेंगे तो आई एम श्योर अगर आपको पता है कि वो ट्रिक आई किस बेसिक कॉन्सेप्ट से है तो आप उस ट्रिक को हमेशा हमेशा याद कर पाएंगे। तो ये थे 4 तरीके के क्वेश्चंस जो आपको एक नोटबुक में या फिर आपको उनका स्क्रीनशॉट्स लेके रखना है और उनको बार बार रिवाइज करना है ताकि आप वो गलतियाँ फ्यूचर में ना करें। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको जनरल अवेयरनेस का बताती हूँ। देखिए जनरल अवेयरनेस में जो काफ़ी वास्ट पोर्शन होता है वो है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक आप बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते। अब देखिए लूसेंट जैसी बुक भी इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उसको पूरा रट लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मॉक टेस्ट से अगर आप जीके पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे लेट्स अज्यूम कि कोई क्वेश्चन आया है किसी नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में, कोई क्वेश्चन है कि फिजिक्स में किसने नोबेल प्राइज़ जीता, तो उसमें से एक सही सवाल है। बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो भी हो सकता है उन्होंने किसी चीज़ में नोबेल जीता हो, उसी साल का शायद केमिस्ट्री में नोबेल जीता हो, मेडिसिन में नोबेल जीता हो या पीस प्राइज़ जीता हो। तो आपको जो बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शंस होंगे वो भी रेलिवेंट ही होंगे, वो बहुत ही बिजार नहीं होंगे। वहाँ पे कोई रैंडम एक्टर का नाम नहीं आ जाएगा, वो उसी फील्ड से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपको सही जवाब आता है वो, और जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं उनसे भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक कवर होगा। तो आपको हमेशा सोल्यूशन में जाना है और बाकी जो गलत जवाब थे उनके बारे में भी काइंड ऑफ पता करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन आया है तो किसी के बारे में पूछा कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो आपने कर दिया। तो उसी समय जाइए और जो भी फेमस वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, जो फेमस आर्टिस्ट हुए हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसको उसी समय रिवाइज कर लीजिए। तो ये होगा कि आपने उसी समय उसको पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको एक काइंड ऑफ आप इंटरेस्टेड भी रहेंगे कि अच्छा आपने कुछ नया सीखा, और आपका एनालिसिस भी अच्छा होगा और आप उस नॉलेज को आगे वाले टेस्ट के लिए और आपके सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड, लेट्स कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे कोई क्वेश्चन है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे यूज़ होता है तो उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है, आपको एरर ढूंढनी है, तो आपका वो गलत हो गया। तो आप नीचे एनालिसिस में आइए, उसमें पूरा रूल लिखा होगा कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं हो सकता, सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता, इस तरीके से उसमें बताया होता है। तो आप एनालिसिस में जाएंगे तो आपका एक तो रूल रिवाइज हो जाएगा। तो आप इंग्लिश के रूल्स की भी अलग नोटबुक बना सकते हैं या फिर आप उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख सकते हैं जहाँ पे भी आपको लगे कि ये रूल थोड़ा ट्रिकी होता है आपके लिए या बार बार आप गलत करते हैं। तो अगेन आप वो जो 4 तरीके के सवाल हैं आप उसमें इस क्वेश्चन को आप देखिए कि कहाँ पे ये लाए करता है और आप वहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि आप बार बार इसको गलत करें सिली मिस्टेक की वजह से, या आपकी टेक्निक में कुछ गलती है, या आपकी टेक्निक सही है आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इस तरीके से। PQRS जो काफ़ी ड्रेडेड क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, जिनका बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार मोस्टली मैं भी काफ़ी बार वो गलत कर देती थी, तो वो जो होता है उसका भी आप एनालिसिस देखेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक ट्रिक बताई होगी कि कैसे होता है। जैसे ऑल्सो अगर आ रहा है किसी सेंटेंस में तो वो नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस। अगर बट से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, किसी कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको इस तरीके का जो एनालिसिस में, जो डिटेल्ड एनालिसिस में बताया हुआ है कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों हो सकता है, तो वो आप पढ़िए, उससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, काफ़ी आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे होता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए किताबें ये सब पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से देंगे और उनका एनालिसिस करेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। कमिंग ऑन टू मैथ्स, अगर आप वो 4th कैटेगरी वाले क्वेश्चंस करेंगे, आप उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स नोट डाउन करिए, कोई भी शॉर्टकट है, मेथड है, वो आप नोट डाउन करिए, जहाँ आप सिली मिस्टेक्स करें वो आप नोट डाउन करिए। आप फॉर्मूलाज में मिस्टेक करें तो फॉर्मूलाज के लिए तो जैसे मैंने एक अलग छोटी नोटबुक बनाई थी, मैं उसमें सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करती थी और कभी भी रिविजन करना हो तो मैं उस फॉर्मूले की बुक को देख लेती थी। तो ये काफ़ी सही रहता है, काफ़ी अच्छा तरीका है ये फॉर्मूले को रिवाइज करने का। तो वो आप करिए और एनालिसिस में वही 4 तरीके के सवालों को आप नोट डाउन करिए। तो आपका काफ़ी हद तक मैथ्स, मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए ये एनालिसिस काफ़ी रहता है। सेम गोज़ विद रीजनिंग भी वही है, लॉजिकल बेस्ड है मैथ्स जैसे ही। तो उसमें भी कोई अगर ट्रिक लगाई है कि कुछ नया आ गया, जैसे कुछ नए तरीके का सवाल आ गया, तो वो आप ज़रूर नोट डाउन करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि चलो इस बार आ गया अगली बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी नई तरीके का सवाल आया उसको आप ज़रूर नोट डाउन करिए, उसको स्टार मार्क कर दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पर आप स्टिकी नोट लगा दीजिए नोटबुक पे कि इस तरीके का सवाल ये नया था और ये मुझे करने में दिक्कत हुई, तो अब मैं आगे इसको किस तरीके से हमेशा सही करूँ।
तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस में कर सकते हैं, और मुझे लगता है अगर आपने ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और मॉक टेस्ट दिया तो 100% आपका मार्क्स 100% बेटर होंगे। अभी आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी आपको केयरलेसनेस नहीं रखनी है। आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डेडिकेटेड होकर मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। जो भी कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है वो आपको नहीं कमिट करनी है। ट्रूथफुल होकर ऑनेस्टी के साथ मॉक टेस्ट देना है, ताकि आप एग्जाम में भी उतनी ही ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर पाएँ और आप 100% आप सक्सेसफुल होंगे, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। देन वील मीट अगेन इन सम वीडियो, जब मैं आपको मेंस की स्ट्रैटेजी बता रही होंगी। आई एम श्योर आप सब वहाँ तक पहुँचेंगे और आप बहुत ही अच्छे से प्री का एग्ज़ाम देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं मुझसे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई विल ट्राई मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे आता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।